सोलंकियों को दिल्ली के सुल्तानों ने परास्त किया और दिल्ली सल्तनत से मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। राणा जगता के इस परिवेश में ही वडोदरा अस्थिरता के भार से निकला ये शहर बड़ा निराला है। खुद ही बनता खुद ही संवरता पग पग बढ़ने वाला है। इसकी रोकना कोई रहा, ये तो अपनी ही धुन मत वाला है। कोई मुश्किल इसको क्या तोड़ेगी, ये तो खुद साहस का रखवाला है। वैसे तो मुगलों के शासनकाल में भी यह नगर अपनी समृद्धि में अद्वितीय ही था, पर 18वीं शताब्दी के उदय के साथ वडोदरा के भाग्य विधान में एक नए अध्याय का संकलन। ये समय था जब मुगल सल्तनत की जड़ों को कमजोर होता देखकर सेनापति खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में वडोदरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन समय चक्र के साथ साथ गायकवाड़ कुल का प्रभुत्व वडोदरा और उसके आसपास के प्रांतों पर बढ़ता चला और महाराजा पिलाजीराव के तीसरे पुत्र दामाजीराव गायकवाड़ वडोदरा राज्य के प्रथम शासक बने। 19वीं सदी के मध्य तक वडोदरा राज्य की सीमाएं 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैल चुकी थी, जिनमें वर्तमान गुजरात के कड़ी, नवसारी, अमरेली, ओडिशा और ओखा मंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन राज्य के प्रशासनिक स्वर्णकाल का आरंभ महाराजा सयाजीराव तृतीय के शासन के साथ हुआ। 11 मार्च 1863 को गोपाल राव के नाम से जन्मे श्री सयाजीराव श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ और उमाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनका शुरुआती जीवन नासिक के एक छोटे से गांव कुलवाने में बीता था, मगर नियति ने गोपाल राव के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वर्ष 1870 में महाराजा खंडेराव तृतीय की अकाल मृत्यु हुई। तब वडोदरा के राज सिंहासन पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे। महाराज अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी को ही नहीं, सत्ता का एक गहन शून्य भी छोड़ गए थे। उनके बाद उनके छोटे भाई मल्हार राव को वडोदरा का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु शासक के रूप में वे अपनी योग्यता साबित करने में असफल रहे। अब सबकी उम्मीद महारानी चंद्राबाई की पुत्र प्राप्ति पर ही टिकी थी, पर उन्होंने भी 1871 में एक पुत्री को जन्म दिया। शासक के अभाव में एक बार फिर महारानी जमुनाबाई के सामने अनिश्चितताओं का वही प्रश्न खड़ा, और इस बार राज्य के योग्य उत्तराधिकारी को खोजने का काम अपने ही हाथ में। उन्होंने विभिन्न भूभागों से गायकवाड़ वंश के प्रतिनिधियों को राज्य में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमंत काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंदराव, गोपाल राव और संपत राव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। श्रीमंत काशीराव पिलाजीराव गायकवाड़ के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनके तीनों पुत्र भी महारानी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते थे।
वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा, 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई और श्रीमद गोपाल राव को गोद लेकर उन्होंने उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया। राजा बना दिया। महाराज घोषित होते ही सयाजीराव के शासनिक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और शिक्षा तथा कौशल के कठिन प्रवाह से गुजरकर उन्होंने खुद को एक योग्य शासन के रूप में उतारा। शासन पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले मल्हारराव के शासन में हुए नुकसान की भरपाई की, जिसके लिए उन्होंने राज्य में नए व्यापारों और उद्यमों को प्रोत्साहन दिया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें पेयजल व सिंचाई के लिए जल संग्रहों का निर्माण और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बड़ौदा धारा सभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण शामिल था। उनके हाथों ही जमुनाबाई अस्पताल और सयाजी बाग जैसी कई सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना हुई और वडोदरा के वास्तु ऐश्वर्य का अलंकार लक्ष्मी विलास भवन भी उन्हीं के शासनकाल में बनाया गया। उनके शासन में ही राज्य का सबसे पहला रेल मार्ग तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओखा बंदरगाह बना और बड़ौदा एविएशन की शुरुआत के साथ महाराजा सयाजीराव ने भारत में सबसे पहले निजीकरण की शुरुआत की। महाराजा सयाजीराव न केवल एक योग्य शासक थे, बल्कि एक उत्तम समाज सुधारक भी थे। उनके राज में बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियां बीते कल की बात हो चुकी। पर जिस कार्य के लिए उनका नाम आज पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है, वो है शिक्षा में उनके द्वारा किए गए सुधार। उन्होंने 1881 में बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की और महिलाओं के लिए पाठशालाएं भी बनवाई। भारत में 3500 से अधिक शिक्षण संस्थानों को वे वार्षिक निधि भेजा करते थे और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया करते थे। कला को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानने वाले महाराजा सयाजीराव ने ही शास्त्रीय संगीत के लिए राज्य में संगीत कॉलेज की स्थापना की। वे संग्रहालय और पुस्तकालय जैसे संस्थानों के महत्व से भी अच्छी तरह से परिचित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1887 में बड़ौदा म्यूजियम के इस भव्य परिसर की नींव रखी, जहां इस समय आप सभी विराजमान हैं। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित यह संग्रहालय कला के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। महाराजा सयाजीराव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समर्थकों में से भी थे। कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे और वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता भी किया करते। उन्होंने ही श्री दादा भाई नौरोजी और श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। भारत भूमि पर अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करते हुए उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक दरबार में पंचम जॉर्ज के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 तोपों की सलामी के बाद 3 देशी राज्यों में बड़ौदरा का नाम सबसे आगे था। अपनी प्रगतिशील सोच और सरल आचरण के कारण महाराजा सयाजीराव ने न केवल वडोदरा की प्रजा पर राज किया, बल्कि उनके मन में अपनी अप्रतिम छवि भी बनी। समृद्धि और सांस्कृतिक गुणवत्ता से सजे बड़ौदरा की नींव रख उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी,
जिसे यहाँ के सदाचारी लोगों ने न केवल साकार किया बल्कि एक नए आयाम तक भी पहुंचाया। गुजरात के दिल में बसता है, पर छत में ऊंचा नाम है। रंग मंगो त्योहारों से सजी हर रोज यहाँ की शाम है। कोई जाने इसको कलर कैसे, तो कोई ढूंढे इसमें अपना मकाम है। हर आंख के सपनों को सच करता ये बड़ौदा जिसका नाम है। बड़ौदा इसका नाम है, बड़ौदा इसका नाम है। यहाँ की मिट्टी भी सरकार समझे, जहाँ हर एक का सम्मान है। रीत रिवाजों का मेला ये शहर, संस्कार जिसकी पहचान है। बड़ौदा इसका नाम है, बड़ौदा इसका नाम है। सद्भाव से सराबोर इस संस्कारी नगरी को महर्षि अरविंदो ने 13 वर्षों के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया और इस नगर की कीर्ति ने राजा रवि वर्मा की कला को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। ये वडोदरा की हवा में बसा संस्कारों का संवाद ही था, जिसने कवाटी बाग के एक वटवृक्ष तले बैठे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को सामाजिक असमानता से लड़ने का अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प प्रेरणा दी। गुजरात अपने विश्व स्तरीय उद्योग, उच्च शिक्षा और सर्वव्यापी प्रतिरूप के साथ ये नगर न केवल देश बल्कि विश्व भर से लोगों को अपनी ओर लुभाता रहता है। जहां एक और अपनी ललित कला और संगीत की अमूल्य धरोहर के साथ वडोदरा कला नगरी की अपनी उपाधि को यथार्थ करना है, वहीं दूसरी ओर उत्सवों में बिखरे इसे रंग यहाँ के बसने वालों के जीवन की भावना दर्शाते हैं। उत्सवों के यही रंग यहाँ के नवरात्रों के भक्ति भाव में भी प्रतीत होते हैं, जो सदियों से गरबा को उसके मूल रूप से जोड़े हुए हैं। अपने राजसी बहरों, मनोहर परिदृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण आज यह नगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है और पूरे साल पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र बना रहता है। कलात्मक सिद्धि और सांस्कृतिक विरासत का संगम वडोदरा विकास की ओर तेजी से बढ़ते हुए आज भारत के सबसे प्रगतिशील महानगरों में भी शामिल है। लेकिन आधुनिकता की ओर निरंतर बढ़ते इस शहर में शिष्टता और सदाचार आज भी सर्वोपरि है और संस्कारों का यही अमूल्य समन्वय वडोदरा को आने वाले कई युगों तक प्रसिद्धि की यश प्राप्ति करवाता रहेगा। समय की धारा में अविरत रहता प्रत्येक चित्त का सत्कार हूँ मैं। सौंदर्य के अलंकार से सज्जित कीर्ति का शिल्पकार हूँ मैं। विश्वामित्र के निर्मल स्वर सा छवि का ओंकार हूँ मैं। सर्वसंपन्नता का चलचित्र हूँ, नगर नहीं संस्कार हूँ मैं।